हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को, जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, उसे आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही हम बहुत सारे टॉपिक्स का तेज़ी से रिवीजन भी कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर को लेकर के। और पॉलिटेक्निक के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 का एक पेपर ले रहे हैं और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। इन जनरल भी आप फिजिक्स का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको आइडिया लगेगा। साथ ही इस पेपर से आपको बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और तेज़ी से रिवाइज करिए अपने बहुत सारे टॉपिक्स को। कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आइए डिस्कस करते हैं आज का हम टॉपिक और सीखते हैं कि किस तरीके से हम फिजिक्स के टॉपिक्स को समझ सकते हैं तेज़ी से और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी पेपर को सॉल्व करने में सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या करना है, उसमें आप गलती ना करें। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर पेपर में ये बेसिक नीड होती है। आइए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में। और आप देख पा रहे हैं कि ये अप्लाइड फिजिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर है। जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनका ये पेपर है। और यहाँ इस पेपर से सिर्फ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स भी बहुत से टॉपिक्स को रिवाइज कर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। कौन सा पेपर है आप ये भी देख पा रहे हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए पेपर हैं उनमें से एक पेपर यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ देखिए, जो पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, उसमें आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, है ना। इसमें 12 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, 12 इसमें भाग दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले क्वेश्चन में 12 पार्ट हैं और उनमें से कोई 10 आपको करने हैं। यहाँ इस वीडियो में हम सभी 12 पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका तेज़ी से रिवीजन भी हो जाएगा आपके एग्जाम्स पर्पस से, कंपटीशन पर्पस से, और आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में हमें टॉपिक्स को समझना है और उसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं विच फिनोमेना। यहाँ बता दें आपको कि हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ अवेलेबल है। अभी मैं इंग्लिश का पार्ट लेकर के डिस्कस कर रही हूँ, फिर आपको इसके हिंदी का पार्ट भी बता दिया जाएगा। वैसे मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में आपको दिया जाए, तो आप साथ में भी समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच फिनोमेना मेंशन्ड बिलो शोज नेचर ऑफ लाइट एज ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि विच फिनोमेना मेंशन्ड बिलो शोज नेचर ऑफ लाइट एज ट्रांसवर्स। यानी यहाँ जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो आपको ये कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिंक में वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी। इसी चैनल पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। और याद होगा आपको, अदरवाइज लिंक पर जाइएगा और फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन स्टडी किया, वहाँ पर वेव नेचर की बात की गई है, तरंग की बात की गई है। कोई भी वेव है अगर, तो वो डिफ्रैक्शन शो करती है ना, इसलिए लाइट भी एक वेव है, वो भी शो करेगी। इंटरफेरेंस में भी हमने वेव की बात की है, लेकिन जब हम लोगों ने पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण जब हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, तो ध्रुवण को डिस्कस करते समय हम लोगों ने ये कहा कि पोलराइजेशन सिर्फ वही वेव शो करती है जिसका नेचर है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग ही पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण
प्रदर्शित करती है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंड द टर्म लेज़र, यानी आपसे लेज़र का फुल फॉर्म पूछा गया है। फ्रेंड्स, लेज़र भी इसी चैनल पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और उसका भी लिंक मैं यहाँ शेयर करूँगी। लेज़र का भी याद होगा आपको, क्योंकि आप चैनल पर वीडियोस लगातार पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो लेज़र LASER, जिसमें L किस चीज़ को शो करता है? लाइट। A यानी एम्प्लीफिकेशन, S यानी स्टिमुलेटेड, ME यानी एमिशन, R यानी रेडिएशन। यानी लेज़र क्या बन जाता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र आपका बन गया लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, आपने इसे डिटेल में भी पढ़ा है मेरे साथ इसी वीडियो में। लेज़र यानी L फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपने देखा कि लेज़र आप किसे कह रहे हैं? लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से आप लेज़र का फुल फॉर्म आपको पहले से भी पता है, आप पढ़ चुके होंगे। आज फिर से आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। और यहाँ आपको बता दें फिर से कि आप सेम वीडियो पर जाइए फ्रेंड्स, और आप देख पाएंगे इसका जो लिंक दिया है कि इसका जो नाम है, ये अगर फुल क्वेश्चन भी लेज़र का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि लेज़र का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देना है, तो इसके नाम से ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं, है ना। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये मैंने वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन किया है। आप किस तरीके से पूरी इसकी वर्किंग समझ पाएंगे इसके नाम से ही। तो उस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्वेश्चन पेपर का क्या है, तो लेज़र वाला टॉपिक आपको लिंक मैंने दे दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट देखिए कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चन ले लिया गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, है ना, यदि 2 बिंदु आवेश, है ना, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर, 2 बिंदु आवेशों को आप जल के अंदर, पानी के अंदर रखते हैं। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, है ना, इन कंपैरिजन टू एयर, यानी पहले एयर में था, हवा में रखा गया था, जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी पर आप इसे पानी यानी जल के अंदर ले जा करके उतनी ही दूरी पर रख देते हैं जितनी दूरी पर एयर में रखा गया था। अब ये आगे पूछ क्या रहा है कि कूलम फोर्स बिटवीन देम, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच जो पहले एयर में रखे थे, अब हमने क्या किया, उन्हें पानी के अंदर उतनी ही दूरी पर रख दिया, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का कूलम फोर्स, कूलम का जो बल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कि जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए इसका भी आपको, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ कूलम फोर्स की बात की गई है। आइए कूलम्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और उसी के बेस पे बड़े आराम से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि जब 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो एयर में अगर r डिस्टेंस इनके बीच था, इसी को ले जाके हम जल के अंदर, पानी के अंदर रख दें और इनके बीच की दूरी r ही रखें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच कूलम फोर्स पर। तो आइए देखते हैं। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हमारे साथ ही इस चैनल पर,
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये था दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जबकि वो दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में हैं। और इसी जगह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में नहीं हैं तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एप्साइलन नॉट लिया है, इसको हम एप्साइलन या फिर के एप्साइलन लिख देते हैं। के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो फोर्स मिल रहा है ये उस केस में मिल रहा है जब दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं, तो हम इस फोर्स को FA कह दें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये एयर में रखे जाने पर, हवा में दो चार्जेस रखे हैं तब उनके बीच ये फोर्स लगा। अब अगर इन्हीं दोनों चार्जेस Q1 Q2 को हम वाटर में ले जाके रख दें तो हमें सिंपल इस एप्साइलन नॉट की जगह के एप्साइलन नॉट लिखना होगा और हमें फोर्स मिल जाएगा FW, यानी वाटर के अंदर चार्जेस को जब रखा तब उन दोनों के बीच फोर्स मिल जाएगा। तो वो क्या आपको मिलेगा, वो मिलेगा FW इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सिंपल हमें क्या करना है, FW अपॉन FA है ना, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करिए, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें यहाँ मिल जाएगा FW अपॉन FA है ना। हमें क्या मिलेगा, FW अपॉन FA जो क्या आया 1/K। और आपको बता दें कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल में अलग आएगा। वाटर के लिए इस K की वैल्यू होगी 81 है ना। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन से हमें मिला यहाँ पे FW इज इक्वल टू 1/81 टाइम्स FA, यानी जब हम सेम चार्जेस को उतनी ही दूरी R दूरी पर एक दूसरे से एयर से हटा के वाटर के अंदर रखेंगे तो जो कूलम्स फोर्स है उनके बीच, वो जो एयर में कूलम्स फोर्स था उसका 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस केस में हम कहेंगे कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर जैसे ही चार्जेस को रखेंगे कूलम्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है। FW इज लेस देन FA, कितना 1/81 टाइम्स, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि कूलम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीख लिया, एप्लीकेशन सीखा, कूलम्स लॉ को कैसे न्यूमेरिकल में यूज करना है जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल लिया कि जब हम दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है R, जो कि एयर में जब रखे थे उनके बीच लग रहा था फोर्स FA, और इतनी ही दूरी R पर इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम वाटर के अंदर जब ले जाकर रख देंगे तो फ्रेंड्स उनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा कूलम्स फोर्स, वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो क्या कह रहा है, इफ वेव मोशन इन वेव मोशन राइट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी एंड वेव लेंथ। तो फ्रेंड्स वेव्स वाले चैप्टर में सीधे सीधे आप रिलेशन पढ़ते हैं v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, कहीं कहीं आप कहते हैं v इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ v है वेव वेलोसिटी, तरंग की का वेग है, न्यू है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य यानी तरंग के वेग, तरंग के तरंग दैर्ध्य और तरंग की आवृत्ति के बीच रिलेशन v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या v इज इक्वल टू n लैम्डा।
यहाँ पे एक बार इसको याद रखना भी मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत छोटा सा रिलेशन पढ़ते आए हैं, हमेशा आपने पढ़ा है। अगर आपसे कहा जाए टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशन बताइए, तो आप क्या कहते हैं? समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। आप सीधे से कहते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पर भी रख करके याद रख कर पाएंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, जिसे आप लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी लैम्डा अपॉन टी कह सकते हैं। अब यहाँ से इस रिलेशन से अगर आप टी निकालें तो टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, जो दूरी से संबंधित है ना, लेंथ जो होती है, और वी वेग है ना। तो आप क्या कह सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड की तरह बिल्कुल यहाँ भी आप याद रख पाएंगे। टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी, और अगर टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी है तो 1 अपॉन टी करते ही न्यू मिल जाता है। तो ये आपको याद रहेगा, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये तरंग के वेग, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला यानी रिलेशन पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके से आए, आप वेव से इसको याद रखेंगे रिलेशन को और सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, जो आपसे क्या पूछ रहा है? इन अर्थक्वेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर प्रोड्यूस, यानी इन दिए गए तरंगों में से कौन सी तरंग है जो भूकंप के समय, अर्थक्वेक के समय प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स जो मेन शॉक आता है अर्थक्वेक का, उसके जस्ट पहले कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उनमें से यहाँ जो वेव प्रोड्यूस होगी वो इंफ्रासोनिक वेव होती है, यानी मेन शॉक, मेन जो अर्थक्वेक आने से जस्ट पहले जो वेव प्रोड्यूस होती है वो है इंफ्रासोनिक। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यानी इंफ्रासोनिक। और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ आप वेव्स, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ आपने पढ़ा है कि इंफ्रासोनिक वेव्स अर्थक्वेक्स के टाइम पर जस्ट मेन शॉक के पहले प्रोड्यूस होती हैं। तो इंफ्रासोनिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट कह रहा है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी आपतन कोण ध्रुवण कोण के अगर बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवण कोण पोलराइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, जहाँ इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रूस्टर लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं। n इज इक्वल टू tan IP, ठीक है, n इज इक्वल टू tan IP। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे है, यानी अपवर्तित और परावर्तित किरण है, उनके बीच क्या एंगल बनेगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है तो हम ब्रूस्टर लॉ को शॉर्ट में यहाँ पे ले लेते हैं। फुल तो मैं वीडियो का लिंक आपको दे ही रही हूँ। तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट है जो कि फर्स्ट मीडियम से हम सेकेंड मीडियम में लेके जा रहे हैं, हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने किसके बराबर कर दिया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी आपतन कोण को ध्रुवण कोण के बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में कुछ लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब यहाँ अगर I इज इक्वल टू IP हो गया तो ब्रूस्टर लॉ में क्या था, N इज इक्वल टू tan IP। ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी तो यहाँ देखिए IP के बराबर ही ये वाला एंगल आएगा, यानी ये भी हम IP लिख लें। ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन का नियम है उससे ये चीज़ आ रही है। साथ ही इसी में हम लोगों ने और निकाला था कि ये IP और ये रिफ्रैक्शन को एंगल जो है, जो अपवर्तन कोण है R,
इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर था, यानी कि IP प्लस R इज इक्वल टू था 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें आपका ये प्लस ये है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। और ये बचा हुआ एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ठीक है। यानी यहाँ सीधे सीधे ब्रूस्टर लॉ से आपको याद भी होगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, जिसका लिंक आपको नीचे मैंने दिया है, इसी वीडियो में है, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर आप ले लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा तो वो भी कितना हो जाएगा, वो एंगल आपका आएगा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल किसके बराबर आना है, वो भी आपको मिलेगा 90 डिग्री के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपने देखा कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है, 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, जहां हम लोगों ने पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। C को हम फैराड में मेजर करते हैं, तो इस रिलेशन से ही आप समझ सकते हैं कि फैराड मतलब Q यानी कूलम, V मतलब वोल्ट, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम अपॉन वोल्ट, ठीक है। इसे हम सीधे से लिखा आपने 1 फैराड बताना, तो 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ठीक है। इससे आप डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर हम कैपेसिटर के बेस पर डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट पर 1 कूलम चार्ज आप देते हैं तो इसके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 वोल्ट और इसकी कैपेसिटेंस यानी धारिता उस समय होगी 1 कूलम पर वोल्ट यानी कि 1 फैराड। इस तरीके से आप 1 फैराड को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो 1 फैराड मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन V से आपने निकाला कूलम पर वोल्ट, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ही 8th पार्ट है, किलोवाट आवर। तो आपने सुना होगा किलोवाट घंटा, है ना, कहाँ पे सुना है, यूनिट। बिजली की बिल में जब आप यूनिट की बात करते हैं, आपके मीटर में जो रीडिंग आती है कितनी बिजली खर्च हुई, आप कहते हैं यूनिट, है ना। तो वो यूनिट क्या है, किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मेजर करते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही 9th पार्ट है, लेंस लॉ से बेस्ड है, कहाँ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें आपने डिस्कस किया मेरे साथ, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दूंगी, जिसमें आपने क्या देखा, लेंस लॉ क्या था, लेंस लॉ बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वह प्रोड्यूस होता है ना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो वो क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको इंड्यूस्ड करंट देता है। यानी लेंस लॉ किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वही बताएगी कि किस तरीके से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने कॉज यानी कारण का विरोध करता है। तो यहाँ पर लेंस लॉ इंडिकेट्स द अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, इंड्यूस्ड करंट। अब इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट है जो आपसे क्या पूछ रहा है, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता के बीच आपसे रिलेशन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर सीधे सीधे रिलेशन आपको याद है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी। यहाँ आपको सिर्फ इतना जानना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। ये रिलेशन यहाँ पे आपसे पूछा गया है और इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता भी देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिलेशन को निकालने के लिए दो चार्जेस की हम बात करेंगे
और वो दो चार्जेस हमने ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ पॉइंट से पे चार्ज हमने रखा है प्लस Q। इससे हम कुछ दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, और P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन आप जानते हैं, प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P से Q तक हम लेकर के आते हैं टेस्ट चार्ज Q0 को, कितना डिस्टेंस dl, ये डिस्प्लेसमेंट है इसलिए ये वेक्टर। अब P से Q तक की डिस्टेंस, ये dl वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या लेते हैं जो डिस्कस किया है पहले से, उसी वजह से मैं यहाँ थोड़ा तेज़ी से चल रही हूँ। आपको और डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, P से Q तक चार्ज Q0 को लेकर आना है। देखिए E की डायरेक्शन है A, चार्ज को P से Q तक लाना है तो ये F फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, किधर, E से, ये E से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो F आएगा वो F हमें कितना लेना चाहिए, E से अपोजिट डायरेक्शन, यानी माइनस Q0 इंटू वेक्टर E। ये हम ले रहे हैं, E से अपोजिट है इसलिए ये पे E के साथ हमने माइनस साइन लगा दिया है। अब P जो Q पॉइंट है उसकी O से डिस्टेंस अगर R है और P पॉइंट की O से डिस्टेंस R प्लस DR, देखिए DL है इस डायरेक्शन में तो ये यहाँ पर R प्लस DR, ठीक है, R प्लस DR। अब DL की डायरेक्शन है ये वाली तो DR की डायरेक्शन है ये वाली, यानी DL जिधर बढ़ता है उधर DR घटता है। इस वजह से हम अभी आगे यूज़ करेंगे रिलेशन DL इज इक्वल टू माइनस ऑफ DR, ये हम लोग यूज़ करेंगे। अभी यहाँ देखिए कि Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है। अब विभव कितना होता है अगर आपको ये भी जानना है फ्रेंड्स तो कमेंट करिएगा, विभव को भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल को। यहाँ सिर्फ इतना बताएं कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो P पर पोटेंशियल प्लस Q की वजह से हम ले रहे हैं V, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम तेज़ी से चल रहे हैं। और Q पर भी वही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस DV, Q पर ये हो जाएगा हमारा V प्लस DV, ठीक है, V प्लस DV। तो Q और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V प्लस DV माइनस V, यानी कि ये आ जाएगा DV के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V प्लस DV माइनस V, यानी कि DV, और वो क्या होता है P से Q तक Q0 यानी टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q0। तो DV इज इक्वल टू DW अपॉन Q0। अब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, अगर हम इस फोर्स के टर्म्स में निकालना चाहें वर्क डन को तो फोर्स के टर्म्स में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो वो होता है DW इज इक्वल टू F डॉट DL, है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। और हम जानते हैं कि F अभी क्या था, माइनस Q0 E भी वेक्टर है, डॉट DL, और E की डायरेक्शन हमने देखा था बाहर की तरफ, DL इस डायरेक्शन में था। तो E और DL के बीच आपने ये डायग्राम साथ में बनाया होगा, तो E और DL के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट में E डॉट DL जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस Q0 E DL कॉज 180 डिग्री, और ये कॉज 180 डिग्री आता है आपका -1, तो इसका माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। तो DW इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, DW इज इक्वल टू Q प्लस Q0 E DL, ठीक है। DW हमें क्या मिल गया, DW इज इक्वल टू प्लस Q0 E DL, और अभी हम लोगों ने देखा था DL इज इक्वल टू माइनस ऑफ DR, क्योंकि जब DL बढ़ रहा है तो DR घट रहा है, तो यहाँ पे मिला DW इज इक्वल टू माइनस Q0 E DR। Q0 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो लेफ्ट साइड बन गया
dw अपॉन क्यू नॉट, और वो अभी हम लोगों ने निकाला था dv के बराबर था, इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको रिलेशन मिल जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और यही रिलेशन हम लोगों ने अभी देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि ये क्या वैल्यू आनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच जब रिलेशन पूछा जाता है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये रिलेशन आएगा। फ्रेंड्स, इसका हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रवर्धक एम्पलीफायर यानी कि बढ़ाने वाला, तो यहाँ नाम से ही जो आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि इसको हम टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट यूज़ करेंगे, विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा या डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसका लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो 1 मार्क क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिफाइन करिए। तो फ्रेंड्स, इसका भी मैंने फुल वीडियो तो आपको दे ही रखा है, वहाँ आपने अच्छे से देखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी ये भी, और उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में फ्रेंड्स आप क्या करते हैं कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रे को आप लेकर के जा रहे हैं। मान लीजिए ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो फ्रेंड्स इस मीडियम से जब रेरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गिवन मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तन कांस्टेंट होता है, और स्नेल्स के नियम से आप जानते हैं n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और गिवन मीडियम के लिए जब ये n कांस्टेंट है तो अगर I बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये R भी बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि n कांस्टेंट आपको मिलता रहे। तो अब अगर यहाँ I बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जब डेंसर से रेरर में रे जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो I कम होता है और R उससे ज़्यादा होता है। यानी एक गिवन I पर एक R हमें ऐसा मिलेगा जबकि R 90 हो गया है। I 90 से छोटा लेकिन R 90 तक हो गया है, ठीक है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपतन कोण को हम क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी बड़ी कर दें तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, सेम मीडियम में लौट आएगा। यानी अब यहाँ क्या होने लग गया, जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रे गई और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हुआ 90 डिग्री से बड़ा कि वो सेम मीडियम में लौट आया। यानी रिफ्रैक्शन ना हो करके यहाँ रिफ्लेक्शन होने लग गया, और इसी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, इसी को कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसी पेपर के आगे के पार्ट यानी जो हम 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, वो हम कैसे समझें, कैसे हम उससे फटाफट अपने टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे, रिवीजन भी होगा हमारा। उसके लिए आगे की वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।